नमस्कार, आप सभी का रमेश रुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में कोर्ट नंबर 11 में 12 जनवरी 2023 को सुनवाई कंप्लीट हो गई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी 3 दिन लगातार सुनवाई चली। इसमें देश के जाने माने सीनियर एडवोकेटों ने पैरवी की, सुपर सीनियर एडवोकेटों ने पैरवी की। इन 3 दिन की सुनवाई में आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलता है? बीएसटीसी का पक्ष मजबूत है या बीएड का पक्ष मजबूत है? इन बातों को लेकर इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके साथ ही इस बात पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से वकील ने क्या क्या आर्गुमेंट किए और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आई, जिससे फैसला किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में सबसे बड़ा सवाल टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब और सब जगह सवाल आ रहा है बीएसटीसी छात्रों की तरफ से कि 12 जनवरी 2023 को सुनवाई के दौरान सुपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल क्यों नहीं आए, उनसे पैरवी क्यों नहीं करवाई। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। काफी लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन सवाल इससे बड़ा है कि पक्ष किसका मजबूत रहा। 12 जनवरी को सुनवाई कंप्लीट होने के बाद कोर्ट ने कुछ और भी कहा। वो क्या कहा और किस वकील ने तमाम चीज़ों को लेकर एक पिक्चर के साथ, एक सीक्वेंस के साथ 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी तीनों दिन की हिस्ट्री शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट सवाल पर मैं चर्चा करते हुए आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और बाकी काफ़ी लोगों के और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं कि रीट 2021 में चयनित शिक्षक क्या हट जाएंगे क्या। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को जब मामले की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच में कोर्ट नंबर 11 में सुनवाई शुरू होती है, तो पिटिशनर की तरफ से, पार्टी की तरफ से सीनियर एडवोकेट पटवालिया साहब पैरवी शुरू करते हैं। पटवालिया साहब के आर्गुमेंट होने के बाद उसी दिन 10 से 15 मिनट राजस्थान सरकार के डबल एजी डॉक्टर मनीष सिंघवी जी आर्गुमेंट करते हैं और उनके इनकम्प्लीट रह जाते हैं। 11 जनवरी को 10 से 15 मिनट सिंघवी जी अपने आर्गुमेंट करके कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बीएसटीसी डीएलएड की तरफ से भारत के माने जाने सुपर सीनियर एडवोकेट श्रीमान कपिल सिब्बल जी अपने आर्गुमेंट करते हैं, जो लगभग 1.5 घंटे तक आर्गुमेंट करते हैं अपने। उसके बाद 12 जनवरी 2023 को बीएसटीसी डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी अपने आर्गुमेंट करती हैं। लगभग 1-1.25 घंटे का इनके आर्गुमेंट होते हैं। लगभग 1 घंटे या 5-10 मिनट ऊपर नीचे ऊपर होंगे, कम नहीं है। उसके बाद 10 से 15 मिनट वेस्ट बंगाल की तरफ से, बिहार की तरफ से, यूपी की तरफ से, पंजाब की तरफ से जो एडवोकेट हैं, चाहे आईए या रीट, वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। इसी के साथ में उसके बाद पटवालिया जी बीएसटीसी की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से किए हुए आर्गुमेंट का रिप्लाई देते हैं। जब 10 जनवरी को आर्गुमेंट होते हैं, उस दिन पटवालिया जी के बाद भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी और एनसीटी की तरफ से मनीषा मैम भी आर्गुमेंट करती हैं और उसके बाद राजस्थान सरकार के डबल एजी आर्गुमेंट करते हैं। भारत सरकार को लगभग उस दिन 10 से 15 मिनट बोलने का समय दिया जाता है और उसके बाद ये इतना समय भारत सरकार और एनसीटी को कम क्यों मिलता है, इस बात पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये एक बहुत अच्छा रहा कि उनको कम समय मिला, वो कैसे रहा वो मैं इस वीडियो में ही चर्चा करूंगा। सबसे पहले सवालों पर आते हैं। अब कई लोग
कई ग्रुप में देख रहा था, मेरे लिए बोल रहे थे विपक्ष की पार्टी से कि आज मैंने जैसे ही कहा कि मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, बोले कि आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खोलेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि अब निष्कर्ष बताएंगे। क्योंकि कल तक क्योंकि हमेशा ही होता है, हाईकोर्ट के समय भी जब फैसला सुरक्षित हुआ था 24 नवंबर को, तो उस दिन वो वैसे ही रसगुल्ले खाए थे और खुशियां मनाई थी, तो वैसे ही मना रहे हैं। और उसके बाद अलग थ्योरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित हुआ है। 12 जनवरी को मैं बता देता हूं कि सुनवाई कंप्लीट होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और इसी के साथ अगले फ्राइडे तक लिखित में आर्गुमेंट जमा देने को कहा है। जो भी पार्टी अपने आर्गुमेंट या रिप्लाई या रिजॉइंडर जो देना चाहता है वो अगले फ्राइडे तक जमा दे सकता है। ये क्यों इश्यू आया, रिटर्न वाला भी आर्गुमेंट वाला भी इश्यू क्यों क्रिएट हुआ, ये भी मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले एनसीटी, एमएचआरडी और बीएड के एसएलपी पर जो कॉमन पॉइंट है और जिस पर मैं आपको कुछ चीजें पर चर्चा करूंगा, आपको मालूम चल जाएगा कि पक्ष किसका मजबूत था। बीएड के वीडियो भी आपने देखे होंगे और उनकी सुनवाई भी सुनी होगी। नहीं सुनी है तो 10 जनवरी की सुनवाई भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है और 11 जनवरी की भी कपिल सिब्बल जी की भी है और 12 जनवरी की भी सुनवाई है। अब जाकर के पूरी सुन लेना, समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश करना, सुनना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बीएड की तरफ से बहुत 12 महीने से ज्यादा से बोला जा रहा था कि बीएड इज ए हायर क्वालिफिकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई कि बीएड इज ए हायर क्वालिफिकेशन और नॉट, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय अपना लेटर एमएचआरडी को लिखती है उसमें भी वो ये लिखती है कि बीए प्लस बीएससी ग्रेजुएशन प्लस बीएड इज ए हायर क्वालिफिकेशन। वो हायर क्वालिफिकेशन बीएड को मेंशन करती है। एमएचआरडी अपना लेटर एनसीटी को भेजती है, उसमें भी बीएड को हायर क्वालिफिकेशन मेंशन किया जाता है। अब आप सब जगह बीएड इज हायर क्वालिफिकेशन और पटवालिया जी भी आर्गुमेंट में करते हैं और उनके एसएलपी में भी और एमएचआरडी की एसएलपी में और एनसीटी की एसएलपी में भी। 12 जनवरी 2023 को जब शाम के 4 बज रखे थे, जब कोर्ट की तरफ से टिप्पणी करके सवाल पूछा गया और कोर्ट ने टिप्पणी की, उस समय कुछ पॉइंट पर बीएसटीसी की तरफ से वकील बोलना चाह रहे थे, तब उनको कहा कि आप बैठिए, हम पॉइंट नोट कर रहे हैं, अभी नोट कर। उस समय बीएड के वकील से पूछा गया और कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई वो आप सुनिए। So, Lord, I say that there is no material for your lordships also to return such a fine. No, there are rulings to this effect, and what's so great in it, a diploma course in primary education is designed for teachers training so that they can teach primary. These are the formative years. It is not qualified. It is not higher. Definitely, it is not higher. Even if there would have been no judgment, it is not higher. So I am not even. आपने सुनी सुनवाई कंप्लीट? So I am not even arguing. क्या कहा कोर्ट ने? I am not saying it is. कोर्ट की तरफ से टिप्पणी ये साफ थी. So I am saying it is a qualification which was eligible for higher qualification. Yes. और कोई ऐसा सिंगल जजमेंट भी नहीं है कि जिसमें बीएड हायर क्वालिफिकेशन हो। और जब हायर क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो बात ही खत्म हो जाती है। सेकंड पॉइंट व्यू पर आऊंगा, प्रोसेस पर भी चर्चा करूंगा, जो कानून बनाने की प्रोसेस पर भी। थोड़ा आप सीक्वेंस से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ये कोर्ट की शाम को 4 बजे टिप्पणी थी, जब लास्ट के आर्गुमेंट चल रहे थे। उनका जो मुख्य आर्गुमेंट 12 अप्रैल के लेटर में, केवीएस के लेटर में, 30 मई के लेटर में और उनके एसएलपी में सब जगह था कि बीएड इज ए हायर क्वालिफिकेशन टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, इसलिए हमको इसको लेना पड़ रहा है। और ये तय हो गया, ये साफ नजर आ रहा है कि बीएड इज नॉट ए हायर क्वालिफिकेशन और देयर इज नो सिंगल जजमेंट टू डिफाइन द हायर क्वालिफिकेशन फॉर बीएड। बीएड को डिफाइन करने के लिए हायर क्वालिफिकेशन हो, ऐसा कोई भी ऐसा एक भी फैसला नहीं है। ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है।
दूसरा, पटवालिया जी आर्गुमेंट करते हैं बीएड इज ए एडिशनल क्वालिफिकेशन पर। ये आप आर्गुमेंट मेरी 10 जनवरी को जो सुनवाई थी उस दिन का वीडियो सुनना, और उस वीडियो में लगभग 22 मिनट पर पटवालिया जी इस बात पर बोलते हैं। 10 जनवरी का वीडियो अपलोड है, सुनवाई का उस दिन का देखना। वो बीएड के एडिशनल क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। बीएड एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। ये बात 30 मई के लेटर में भी लिखी हुई है, और ये बात एमएचआरडी, एनसीटी और बीएड की एसएलपी में भी लिखी हुई है। और ये बात जो 11 अप्रैल को जो भारत सरकार के मंत्री जी जो मीटिंग करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं उसमें डिटेल के साथ में, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि बीएड एडिशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन एडिशनल क्वालिफिकेशन पर बात करते कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वास्तव में बीएड इज एडिशनल क्वालिफिकेशन है। आप मेरा 10 जनवरी पर जो सुनवाई का वीडियो डाला उस पर 22 मिनट पर आप सुन लेना, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसमें साफ ये नजर आ रहा है कि बीएड, जो पटवालिया साहब हैं वो साफ ये कह रहे हैं कि बीएड इज नॉट ए, सॉरी एक मिनट, बीएड इज एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये उनकी तरफ से आर्गुमेंट उनकी मीटिंग नोट शीट में तमाम जगह लिखा हुआ है। लेकिन उसी समय आर्गुमेंट के समय बीएड की तरफ से जो वकील पैरवी कर रहे हैं वो अपने आर्गुमेंट पर करेक्ट कर देते हैं कि सर एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं, दैट इज ए अल्टरनेट क्वालिफिकेशन। और जैसे ही मैं एक मेरे ओपिनियन के हिसाब से बताता हूं, अल्टरनेट क्वालिफिकेशन पर मामला जाते ही मामला छूट पर चला जाता है, 23 की धारा 2 में रिलैक्सेशन के अंदर चला जाता है जैसे ही अल्टरनेट क्वालिफिकेशन जाती है। एडिशनल क्वालिफिकेशन और अल्टरनेट क्वालिफिकेशन आर बोथ डिफरेंट, दोनों बहुत पूर्णतः अलग हैं। और तभी कोर्ट टिप्पणी करके पूछती है, आप मेरा 10 जनवरी का उस समय का वीडियो देख लेना, अभी सुनवाई का उसमें कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की जाती है। दोनों पॉइंट नोट। इसी के साथ में एक पॉइंट पर और मैं चर्चा करूंगा, संख्या ज्यादा और प्रोसेस सही है या नहीं, बीएसटीसी की संख्या कम है या ज्यादा। 30 मई को लेटर लिखा जाता है और उससे पहले जो 12 अप्रैल को भारत सरकार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी जो अपनी मीटिंग नोटशीट में लिखते हैं कि बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ये भी बात आप 10 जनवरी को मेरे वीडियो में कपिल सिब्बल जी जब 11 जनवरी को जब आर्गुमेंट करते हैं उस दिन वो बोलते हैं, वो आप सुन लेना, कोर्ट बाद में क्या टिप्पणी करती है वो 11 जनवरी का वीडियो। उनकी मीटिंग नोट शीट में लिखा हुआ है कि बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कपिल सिब्बल जी ये बात नोट करते हैं कि मिनिस्टर ये कह रहे हैं और ये कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं ऐसी बात कह रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की कि आफ्टर ग्रेजुएशन एनी कोर्स इज नॉट ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आफ्टर ग्रेजुएशन एनी कोर्स इज नॉट ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और ये आपको सभी को मालूम है, ग्रेजुएशन के बाद बीएसटीसी, बीएड ये सभी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं हो। पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी और एमए और लाइक्स ये होती हैं, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। कोई फार्मेसी में करता है, कोई किसी में करता है। तो इसी बात पर जो 12 अप्रैल की जो पॉलिसी मैटर की बात कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी मैटर जुडिशियल रिव्यू में कैसे जाएगा, तीनों पॉइंट, हायर क्वालिफिकेशन पॉइंट, एडिशनल क्वालिफिकेशन और इसी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, क्वालिटी एजुकेशन इसी के साथ पूरी चली गई। मेरे ओपिनियन में फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। मैं उस तीनों सुनवाई में जो आर्गुमेंट हुए, टिप्पणी हुई, वो चीजें बता रहा हूं, बाकी आप लोग उसको समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, सुनवाई सुन सकते हैं। संख्या ज्यादा में कपिल सिब्बल जी ने आर्गुमेंट की है, उस समय उन्होंने पूरा बताया कि भी राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा डीएलएड कैंडिडेट हैं।
लेकिन आप इसी के साथ में प्रोसेस पर बात करूंगा मैं। जब कपिल सिब्बल, आप जब 10 जनवरी को जो आर्गुमेंट होते हैं वो सुन लेना। कोर्ट की तरफ से, बीएड की तरफ से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कोर्ट बार बार टिप्पणी, तीनों दिन की सुनवाई में 12 जनवरी को भी कोर्ट ने साफ टिप्पणी की कि डिप्लोमा जो बीएसटीसी है, डीएलएड, ये स्पेशल फॉर प्राइमरी टीचर एजुकेशन, और वो टेट के क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी देते हैं। 11 जनवरी को कपिल सिब्बल जी जब आर्गुमेंट करते हैं कि स्पेशली ये बहुत डिजाइन होता है, वहां पर एबीसीडी बताना होता है, बच्चे को कैसे टैगल करना है, कैसे बैठाना है, ये चीज सिखाई जाती है। ये चीज कोर्ट में डिस्कस हुई है। लेकिन 11 जनवरी को कपिल सिब्बल जी इसी के साथ में मंत्री की नोटशीट पर, ये तीनों चीजें मैंने अभी बताई हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। एक कोर्ट की तरफ से 10 जनवरी को भी आया और बार बार बीएड की तरफ से भी ये दिमाग बताने की कोशिश की जा रही थी कि एनसीटी ने माइंड अप्लाई किया है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि एनसीटी ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, अपना दिमाग नहीं लगाया इस नोटिफिकेशन को इश्यू करने के लिए। एनसीटी से कई सवाल पूछे गए। आप 10 जनवरी की सुनवाई मेरे वीडियो में सुनना है। एनसीटी से ये सवाल पूछे गए, क्या आपने कोई पैन इंडिया पूरे भारत का सर्वे किया है ये नोटिफिकेशन से पहले कि कहाँ संख्या कम है, कहाँ संख्या ज्यादा है? क्या आपके पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है? एनसीटी ने 10 या 11 जनवरी की बात, उन्होंने कहा कि हाँ हमने एक कंसल्ट प्रोसेस करके एक्सपर्ट से वो किया, तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट में दीजिए, हम देखते। अब एफिडेविट में दे नहीं सकते, पता है कि उधर आरटीआई में सब कुछ मेंशन किया हुआ है फाइल में। तब बाद में कोर्ट ने पैन इंडिया पूरे भारत का सर्वे एक्सपर्ट ओपिनियन पर डायरेक्ट पूछा था, यस या नो में रिप्लाई। आप मेरे यूट्यूब पर सुनवाइए, वो देख लेना। हायर क्वालिफिकेशन पर भी सिब्बल साहब बोले। सिब्बल साहब ने एनसीटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें यूजीसी, प्राइमरी जो सांसद होते हैं और जो सेकेंडरी तमाम एक्सपर्ट की एक लिस्ट भी बताई कि ये होते हैं। और तब कोर्ट की तरफ से बार बार बीएड से भी सवाल किया जा रहा था कि ये पावर एनसीटी का था, एनसीटी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, तमाम चीज़ों पर हुई। सिब्बल साहब ने जो 23 की धारा 1 और 23 की धारा 2 को भी एक्सप्लेन किया कि ये 23(2) के अंदर कैसे नजर आता है, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया। उन्होंने पूरे भारत की पूरे सिस्टमेटिक वे से रखा। इसी के साथ में ये भी वहां पर चर्चा हुई कि उन्होंने कहा कि पॉलिसी पूरे भारत सरकार ने, एनसीटी ने, बीएड ने कहा, तो डायरेक्ट अपना आरटीआई में भी थे, सभी चीजें रखी गई कि क्या आपके पास किसी राज्य सरकार की मांग आई, एप्लीकेशन है? एक उत्तराखंड के अलावा किसी की नहीं थी। तो ऐसे कैसे बाद में यही सवाल, कई प्रकार के सवाल हुए। सिब्बल साहब ने यह भी कहा कि एक मिनिस्टर बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट बोल रहा है और मिनिस्टर या मैं या कोर्ट कैसे ऐसे मामलों में एक्सपर्ट हो सकती है? एक्सपर्ट ऐसे मामलों में एक एक्सपर्ट बॉडी एकेडमिक अथॉरिटी डिजाइन की हुई है और उसमें 13 सदस्यों की काउंसिल है, उसको डिसाइड करना चाहिए था। और उस समय आपके आर्गुमेंट देख सकते हैं कोर्ट कितनी एग्री थी। जब 28-29 मई की मीटिंग का रिकॉर्ड बार बार बोला जाता है पटवालिया साहब की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तब सिब्बल साहब सुनवाई के दौरान वो आरटीआई में मंगाया हुआ डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो हड़कंप मच जाता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो एफिडेविट में रूप में जाएगा कि एफिडेविट के रूप में ले आइए, लेकिन वो तो जाएगा, रिटन आर्गुमेंट में जाएगा। वो मीटिंग का रिकॉर्ड है कुछ। ग्यारह जनवरी को मीनाक्षी अरोड़ा जी आर्गुमेंट करते हैं। ये एक 10 जनवरी को कपिल सिब्बल जी को मुकेश कुमार रोयल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार की फाइल पर आर्गुमेंट करवाए जाते हैं। उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा जी को 11 जनवरी को राजेंद्र सिंह चौटिया बनाम एनसीटी फाइल पर पैरवी करवाई जाती है।
क्योंकि एक ही फाइल पर आर्गुमेंट नहीं होते और आर्गुमेंट भी डिवाइडेड थे बीएसटीसी संघर्ष समिति के एडवोकेट की तरफ से, क्योंकि वहां पर रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं होते हैं और एक ही एडवोकेट को जो बोझ है वो ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा एक्सप्लेन से मात्र आरटी एक्ट और उस प्रोसीजर पर पूरा डिटेल से कपिल सिब्बल जी बोले। उसके बाद एनसीटी के एक्ट पर उसके काउंसिल उसको लेकर के मीनाक्षी जी ने बोला। ये एक काम समिति का और फाइल के हिसाब से डिवाइडेशन था। तब 2 दिन लगातार 2.5-3 घंटे 1.5 घंटे के समथिंग कपिल सिब्बल जी और 1 घंटे से ज़्यादा मीनाक्षी जी ने बोला। तो ये एक स्पेसिफिक डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद मीनाक्षी जी ने साफ कहा कि संसद में कैबिनेट से पास, ये कपिल सिब्बल जी ने भी बताया, एनसीटी ने निर्णय नहीं लिया, एनसीटी की तमाम धाराएं पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए डायरेक्शन के लेकर के, और एनसीटी ने जो अपना बिहार के अंदर हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसको भी बताया और सिब्बल जी ने भी वो नोट करवाया, संख्या भी बताई। अब पॉलिसी मैटर पर मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं आपको कि किस प्रकार से पॉइंट खारिज हुए हैं और राजस्थान की संख्या बताई गई। जब यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के एडवोकेट ने भी संख्या बताई, ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये एक संख्या जो कम संख्या बता करके जो हवाला दिया जा रहा था उसका अच्छे से आर्गुमेंट किया गया। 23(2) की धारा को भी बताया गया कि जब संख्या कम हो तो छूट देने का प्रावधान है और ये एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये अल्टरनेट है और 6 मंथ ब्रिज कोर्स की कोई संस्था नहीं है। ये चीज जो बीएड की तरफ से वकील पैरवी करते हैं, वो पहले दिन आप वीडियो सुन लेना, उसमें पटवालिया जी स्वयं वो एसएलपी में रीड करते हैं कि बीएसटीसी की तरफ से आरटीआई लगाई गई, उसमें एनसीटी ने जवाब दिया है और लास्ट दिन क्या बोल के जाते हैं। बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से पूरे आर्गुमेंट ये किए गए कि कानून किस प्रक्रिया से बना, बीएड हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं, छूट देने के प्रावधान, संख्या कम है या ज़्यादा है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर बताई गई। राजस्थान सरकार से भी बताई गई, एफिडेविट पेश है कि वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा अवेलेबल है राजस्थान में। कोर्ट ने स्पेशल बार बार कहा कि जब पहले दिन भी कहा था कि जब संख्या अवेलेबल है, जब ट्रेंड है तो पहले उनसे पढ़वाएं, ये 2 साल में करेंगे। ये तमाम चीज़ें कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो है, मेन जितने आर्गुमेंट थे, मेन जितने पॉइंट थे, उन पर सब पर क्लियरिफाई हो गया, चाहे उसमें धाराएं, सेक्शन सभी पर हो गया। जब दूसरे दिन पटवालिया जी 12 जनवरी को जब आर्गुमेंट करते हैं और उसके बाद लास्ट में करने के बाद बीएड बड़ी खुश होती है, क्योंकि उनके मन में था, वो सब बोल के चले गए, इसलिए खुश हो गए कि बस अब कोई मन में नहीं रहा कि ये बात बोली नहीं। रिटन आर्गुमेंट का समय दिया है। अब ये बात आती है कि कपिल सिब्बल जी 12 जनवरी को क्यों नहीं आए। काफी गंभीर सवाल है। कोर्ट में 4:15-20 तक ऊपर हो गई थी, तब तक सुनवाई चल रही थी। 4 बजे तक ये लग रहा था कि आज सुनवाई कंप्लीट नहीं होगी, सुनवाई कल कंटिन्यू होगी। कोर्ट जज क्या आदेश देता है वो किसी को नहीं पता होता है, ये साफ लग रहा था, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा मीनाक्षी जी बोली, उसके बाद अलग अलग राज्यों के थोड़ा थोड़ा बोला, उसके बाद पटवालिया जी 1 घंटा भर बोले गए, घंटा भर ले गए, घंटा भर से कम ले गए। उसके बाद पटवालिया जी अपना कंप्लीट करते करते 4:15 हो गई, 1 घंटा के समथिंग ले गए वो। तो ये साफ लग रहा था कि भाई पटवालिया जी ने जो आर्गुमेंट किए हैं उसका रिप्लाई भी तो देना है। 1 मिनट, पटवालिया जी ने जो बोला है उसका रिप्लाई तो देना है बीएसटीसी की तरफ से, ये सभी को मालूम था। जब 4:15 बज रखे थे, वो आप वीडियो मेरे इस वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगा मैं, राजस्थान सरकार को लीड करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले AAG डॉक्टर सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी जी कोर्ट से 10 मिनट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 मिनट का तो कम से कम समय दीजिए। मीनाक्षी अरोड़ा जी
बीएसटीसी तरफ से कह रही हैं कि 5 मिनट का समय दीजिए मुझे इसका रिप्लाई देना है, मैं सब रिप्लाई दे दूंगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट में उस कोर्ट की सुनवाई का सुनवाया जाएगा। इसी के साथ में मीनाक्षी जी ये भी कहते हैं कि माय लर्नर फ्रेंड कपिल सिब्बल जी भी करेंगे, उनका भी समय है। तो कोर्ट ये टिप्पणी करती है कंटिन्यू मतलब टुमारो मैटर, और कोर्ट उसको बाद में पटवालिया जी कहती है आप तुरंत जस्ट कंप्लीट करें, और इधर से मना कर दिया जाता है कि हम आपको नहीं सुनेंगे। अब जबरदस्ती पकड़ के नहीं सुनाया जाता है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वहां रिक्वेस्ट की जाती है। तीनों एडवोकेट ने अपील कर ली बट समय नहीं दिया। ये समय क्यों नहीं दिया? बीएड वाले खुश इसलिए हो रहे हैं कि इनको समय नहीं दिया, इसका मतलब ये हार रहे हैं। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जब उनके आर्गुमेंट में कुछ खास नजर आता ना, तो इधर से क्वेरी करते और रिप्लाई मांगते, सुनते। मुझे लगता है कोर्ट को उनके आर्गुमेंट कुछ ऐसा नजर ही नहीं है कि इनका रिप्लाई दिया, इनकी बातें सही हैं, उसमें आया नहीं तो बार बार कोर्ट का टाइम वेस्ट क्यों करें, वही बात या उधर से कुछ और रखें। फैसला सुरक्षित क्यों हुआ ऑन द स्पॉट? जब 3 दिन लगातार सुनवाई कंटिन्यू रहती है और उसमें इतने आर्गुमेंट होते हैं, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी सब जगह से जब वहां पर रीट पिटीशन लग जाती है तो बाद में फैसला सुरक्षित होता है, क्योंकि राजस्थान मैटर पर एनसीटी गजट नोटिफिकेशन फैसला डिसाइड होगा। उसके बाद पर्टिकुलर जो एसएलपी लगे उस पर भी ऑर्डर जारी होंगे कि इस राज्य के अंदर ये ऑर्डर है, इस ये इस फाइल पर ये ऑर्डर है, इस फाइल पर ऑर्डर है, क्योंकि अलग अलग इश्यू को लेकर के वहां पर फाइल लगी हुई है, कोई वेटिंग लिस्ट में, कोई बीएड को बाहर, कोई एक, तो इसमें एक ऑर्डर जारी होगा। इसलिए फैसला सुरक्षित रखना पड़ता। उन फाइलों को कैटेगरी वाइज बांटनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी कैटेगरी में गजट को चैलेंज है, कौन राजस्थान हाईकोर्ट के अपोजिट में है, कौन किस एडवर्टाइजमेंट को है, किस राज्य को, तो इसमें सुरक्षित होता है। और जहां फैसला सुरक्षित होता है वहां पर रिटर्न आर्गुमेंट लिए जाते हैं। आप कोई भी जजमेंट देख लेना उठा करके, उसमें ये होता है। राजस्थान हाईकोर्ट में तो दूसरे दिन ही ओपन कोर्ट में सुना दिया था, ओनली कुछ ही घंटों के लिए रिजर्व किया था। बीएड राजस्थान बीएसटीसी तरफ से जो विज्ञान शाह जी थे उनको फुल पावर थी कि केस को अपने को सभी आर्गुमेंट, रिप्लाई सभी अपने मजबूती से लड़ना है, आप फ्री हैंड है। सपोज कीजिए कपिल सिब्बल जी को हम सुबह ला करके वहां बैठा देते, 3 एडवोकेटों के भारत की एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने भी समय मांगा कि मुझे भी बीएसटीसी के आर्गुमेंट पर रिप्लाई देना है, ओनली पटवालिया जी का रिप्लाई लिया था। एनसीटी के वकील ने भी कहा कि कुछ मुझे डॉक्यूमेंट रखने हैं, कुछ बातें कहनी है, बट कोर्ट ने पटवालिया जी के रिप्लाई के बाद बीएसटीसी के आर्गुमेंट पर एमएचआरडी और एनसीटी का भी रिप्लाई नहीं लिया। इतने सीनियरों के अपील करने के बाद भी समय नहीं दिया। सिब्बल जी आ जाते और शाम तक रह जाते और वो रिक्वेस्ट भी कर लेते और समय नहीं देते, तो पर अपीयरेंस का चार्ज तो लग जाता और रिटर्न सबमिशन का तो बोला जाता, फैसला सुरक्षित हुआ। अब रिटर्न आर्गुमेंट बाद में एओआर से उनसे करवाओ, सबमिट करवाओ, अदरवाइज। और सपोज कीजिए कि इतनी ज्यादा सभी सीनियर अडिग रह जाते कि नहीं सुनना पड़ेगा, हम सुनाएंगे, तो फ्राइडे को क्या था, फ्रेश मैटर सुना जाएगा। मंडे को क्या था, फ्रेश मैटर सुना जाएगा। उन दोनों दिन फ्रेश मैटर सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप उनकी साइट पर जाकर देख लेना। अभी मैटर जाता है ट्यूसडे को। इतना समय बीच में निकलने के बाद जब मैटर सुना जाता है तो पीछे की जो 3 दिन की सुनवाई चली है वो चाहे वकील हो चाहे कोई और माइंड से स्किप हो जाती है, कंटिन्यू रह नहीं पाता। कोर्ट के सामने भी ये बड़ी चुनौती थी। मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, जो मैं कोर्ट में देखा मैंने और जो सुना, कि ये चीजें समस्या आ रही थी। तो कोर्ट इसको और लंबा कैसे चलाए, बाद में पूरा ही मामला, पूरी सुनवाई, जो कथा है वो पूरी सुनाओ बाद में, क्योंकि काफी चीजें दोबारा बाद में, ऐसे कोई एंड नहीं होता है। और उसके बाद सिब्बल जी रह जाते और ठीक है ट्यूसडे का रख देते या नेक्स्ट डे का रख देते, बीएसटीसी संघर्ष समिति का उस दिन का अपीयरेंस का चार्ज लग जाता, तो उससे अगले दिन का अपीयरेंस का चार्ज कहां से आता? वो
कल 12 जनवरी के लिए भी पूरा पेमेंट नहीं था, कुछ रुपए कम थे, समिति ने बताया। और उसके रिस्क पर ब्रीफिंग कर ली, ठीक है ये कोई माइनर है, ज्यादा नहीं है, और अपीयरेंस के पैसे लग जाते, और अगले दिन के पैसे होते नहीं, सिब्बल जी आते नहीं। कोर्ट कहता है कि आप तो कह रहे थे सिब्बल जी आ रहे हैं, सिब्बल जी कल तो बोल के गए थे कि मेरे आर्गुमेंट होने, मुझे सुनो, कल के लिए मुझे बोल के गए, आज आए क्यों नहीं? और कौन अपनी जेब से उतार देता और पैसा नहीं आता? तो उसी सुनवाई में कम पड़ रहा था कितनी मुश्किल से। ये लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है। और उसके बाद रिटर्न सबमिशन कैसे होता? और जो आर्गुमेंट थे, जो मुख्य बातें थी सिब्बल जी से, सब चीजें क्लियर करके चली गई। आपने कल की सुनवाई सुन लेना। पटवालिया जी कानून के ऊपर कोई भी काउंटर नहीं किया, सिब्बल जी हो चाहे मीनाक्षी मैडम हो। उन्होंने सिंघवी जो एडवोकेट हैं राजस्थान सरकार के, उनके आर्गुमेंट पर क्रॉस आर्गुमेंट किया है। अब सिब्बल जी मिनिस्टर के कुछ पॉइंट पर वो थोड़ा अच्छे से बोल के गए, तो उसको थोड़ा वो काउंट कर रहे थे, वो फैक्ट पर, रिकॉर्ड पर था, वो कुछ भी बोले। लेकिन मीनाक्षी मैडम अपना 5 मिनट में रिप्लाई देना चाहती थी, उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अपने पहले से किए हुए आर्गुमेंट से कोर्ट संतुष्ट नजर आ रही थी। बाद में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको इतना कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई कितना मांग रहा है, हम आगे नहीं सुनेंगे, आप रिटर्न में सबमिशन दे सकते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है, फैसला जो रिटर्न में लिखा होता है वो मान्य हो। रिटर्न में आर्गुमेंट लिख के दिए जाते हैं, तो वो वहां पर पढ़ करके उसके बेस पर फैसला लिखा जाता है। रिटर्न में जो भी अपने पास फैक्ट है वो सभी बताए जाएंगे। अब जो आप एक 2-3 दिन की सुनवाई को नोट कर लेना। बीएड के वकील बोले, एमएचआरडी के वकील बोले, एनसीटी के वकील बोले, बीएसटीसी के वकील बोले। क्रॉस क्वेश्चन किससे ज्यादा हुए? जब जज साहब अपनी डायरी में नोट कर रहे थे, तब कौन सी पार्टी के वकील बोल रहे थे, तब सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया। वो चीजें आप नोट करना, एनालिसिस करना। अब 12 जनवरी को लास्ट में पटवालिया जी कई चीजें बोल के गए कि 19 राज्यों में बीएड शामिल है, बिहार और एमपी में ब्रिज कोर्स, यूपी में शॉर्टेज, राजस्थान में शॉर्टेज संख्या, करोड़ों बीएड छात्र डीएलएड कम पास कर पाते हैं। ये तमाम चीज़ें बोल के गए। और ये बीएड के मन में एक 6 से 8 बीएड अलाउ, ये चीज़ें बीएड की छात्रों के ग्रुप में कॉमन चीज़ें थी, वो बोल गए, वो खुश हो गए। ये नहीं मालूम जो राजस्थान सरकार के AA सिंघवी से कोर्ट ने टिप्पणी करके पूछा था, सवाल किया था कि रामशरण मौर्य का केस था और आप बाइंड थे, आपने नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल क्यों नहीं किया? जब 19 राज्यों में शामिल है, वहां पर रामशरण मौर्य केस के बाद प्रत्येक राज्य बाधित हो गया, वो अपनी स्वतंत्रता ही गायब कर दी, उसने करना पड़ेगा उसको। तो वो मैटर नहीं है, वो तो जहां पर बाहर है वहां पर है। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार ने, बीएसटीसी के वकीलों ने भी कहाँ कहाँ बाहर है वो लगा रखे हैं, वो सब वो वहां पर दिए हुए हैं एविडेंस। बिहार और एमपी ब्रिज कोर्स 10 जनवरी को बीएड के वकील बोलते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी पर जोर देते हैं कि कमेटी गठित की हुई है नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के लिए, ब्रिज कोर्स के लिए, लेकिन उस दिन बोल के जाते हैं कि ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं। बिहार का जो लेटर ब्रिज कोर्स का है वो मेरे ध्यान में है। एनसीटी ने अपने गजट नोटिफिकेशन में 2018 में कहा था कि ब्रिज कोर्स वो मान्य होगा जो एनसीटी से अप्रूव्ड होगा। उसमें लिखा हुआ ब्रिज कोर्स किससे होना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव्ड संस्था होनी चाहिए। और फिलहाल एनसीटी अपने रिकॉर्ड में कह रही है मेरे पास कोई भी अप्रूव्ड संस्था नहीं है। अब आपने जैसे राजस्थान में सिंघानिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से डीएलएड की हुई डिग्री मान्य नहीं है, पहले की नहीं है, अभी का मुझे मालूम नहीं। कुछ टाइम पीरियड था जिसमें राजस्थान में रीट भर्ती में बाहर भी कर दिया, वो आज भी कोर्ट घूम रहे हैं। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी टेक्निकल एजुकेशन के मामले में यदि एआईसीटी से आपका कोई भी कोर्स अप्रूव नहीं है और कोई यूनिवर्सिटी करवा देती है तो वो आपकी वैलिडिटी में नहीं आता है, मेडिकल हो चाहे कोई भी हो। ऐसे डीएलएड आप राजस्थान या कई जगह ये अप्रूवल लेते नहीं है, और उससे पहले डीएलएड या बीएड आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, कोर्स करवाना शुरू कर देते हैं और मान्यता उनको होती नहीं है, तो वो बाद में रद्द के मामले में जाते हैं। ये सेम कैटेगरी जो वहाँ की सरकार करवा रही है, और एनआईए स्वयं कह रहा है, रिटर्न में हमारा हाईकोर्ट में दिया हुआ है
कि एनआईओएस कब का ही बंद कर चुकी है। और एनसीटी को दोबारा कुछ कॉलेज की कुछ साल के लिए मान्यता होती है, कुछ कोर्स के लिए। राजस्थान में ही कई हैं, जैसे लाइब्रेरी कोर्स में, इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन में कुछ लेकर आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, बाद में उनका फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है, उसको मान्यता रद्द कर दी जाती है, उसके बाद भी वो कई कोर्स करवाते रहते हैं। तो ऐसे कोर्स करवाने से वो एनसीटी से अप्रूव नहीं है। पॉइंट रिटर्न में जो पटवाले जी ने जो लास्ट में बोले हैं वो सभी रिटर्न में दिए जाएंगे, आप घबराएं नहीं, सभी का काउंटर। और ये मैं ये नहीं कि लीक कर रहा हूं, ये उनके पास भी जाएंगे, सभी को मालूम है। ये यूपी में शॉर्टेज, यूपी के वकील स्वयं बोल के गए। 10 साल पहले की भर्ती में क्या हो रहा है डजेंट मैटर। वहां पर डीएलएड कैंडिडेट अवेलेबल हैं या नहीं, कितनी संख्या में है। राजस्थान में शॉर्टेज, 2018 की भर्ती में वेटिंग लिस्ट का रिकॉर्ड रखे गए, और वो भी टीएसपी एरिया का, जो संविधान में अलग से खंड जोड़ा गया टीएसपी का, वो भी वेटिंग का 2018 का। आज रीट 2021 में टीएसपी एरिया की कट ऑफ क्या है, क्या शॉर्टेज है, वो जवाब दिया जाएगा। करोड़ों बीएड छात्र इस, ऐसे तो डीएलएड के भी हैं, डजेंट मैटर। डीएलएड कम पास करते हैं, ये बोला था तब जज साहब की टिप्पणी आई थी, आप वीडियो सुन लेना, मेरी कल वाली वीडियो में सुन लेना। जज साहब ने कहा कि, इस वीडियो के लास्ट में भी सुना दूंगा मैं, जज साहब ने कहा कि क्या बीएड वाले 100% पास करते हैं। वहां से कहा गया कि 10, 15, 16% ही पास कर पाते हैं टेट को, ये वो। जज साहब ने कहा कि क्या बीएड वाले 100% पास होते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि सीटेट का आंकड़ा हमारा कोर्ट में रखा हुआ है, एक बार पुनः आर्गुमेंट में रखवाएंगे। ये 15-16% बीएड का रिजल्ट रहता है, और यही लेवल 1 का रहता है, पेपर 1 का रहता है, ये पेपर 2 का रहता है। ये सभी आंकड़े हमारे दिए हुए और एक बार पुनः दे देंगे, हर आंकड़े हमारे पास हैं। तभी कोर्ट ने कहा रिटर्न में दे दीजिए, ताकि इनके हर बात आर्गुमेंट में। और जो लास्ट में बोली बातें, वो अब देखना डायरी में नोट हुई क्या, और किसकी बातें कितनी डायरी में नोट हुई, ये सबसे बड़ा मैटर है। अब मैंने पूरी चीजें आपको बताई कि कोर्ट में तीनों दिन क्या हुआ। सवाल बीएसटीसी से भी हुए, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब कानून पर हुए। जब 12 जनवरी को पटवाले जी कानून पर नहीं और नॉर्मल चीजें बोली जाती हैं। रीट 2021 की बात चयनित की कह रहे हैं। राजस्थान सरकार के डबलएजी ने 11 जनवरी को ही लास्ट आर्गुमेंट में कह दिया था अपने कि साहब हम अपॉइंट कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट कंप्लीट है, और उनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये कोर्ट को अवगत करवा दिया है। वो अपनी बात में, वो लास्ट में 2 लाइन में ये बात कह गए, संज्ञान में दे दिया। और मुझे नहीं लगता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप नहीं हटेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, उसका फैसला है। वो मैं एक ओपिनियन, वो अलग बात है कि सुनवाई को देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला देगी, और वो सभी पक्षों के तथ्यों को जानकर, पढ़कर, समझ कर देगी, और वो एक इंडिपेंडेंट फैसला आएगा। अभी आता है कि एमएचआरडी और एनसीटी कम क्यों बोली। बीएड के वकीलों ने हाईजैक कर लिया, और यदि एमएचआरडी या एमएचआरडी बोलती तो क्या पता कुछ भारत सरकार अपने रवैये में आती, बट उन्होंने हाईजैक करने से बहुत अच्छा हुआ। सिब्बल साहब ने बोला भी था कि नोट करवा दिया था कि पटवालिया साहब प्राइवेट पर्सन है, नॉट एनसीटी और एमएचआरडी। और कई सवालों पर कहा भी था कि कोर्ट ने, आपने 10 जनवरी सुनवाई देखना, जो सवाल पूछ रहे थे कि एनसीटी बताए, मैडम से पूछ रहे थे, नॉट पटवालिया से, सवाल वहां से किए थे। और हाईजैक करने से क्या हुआ कि आर्गुमेंट हो गए, इनके कॉमन आर्गुमेंट थे, रिपीटेड आर्गुमेंट होते नहीं, तब वो लोग आर्गुमेंट कर ही नहीं पाए। चाहे पॉलिसी मैटर या किसी पर, वो अपने आर्गुमेंट उस फेस को नहीं रख पाए एमएचआरडी और एनसीटी। और ये अच्छा रहा बीएसटीसी के लिए कि भारत सरकार अपने उस फॉर्म में नहीं आ पाई। मैंने आपको पूरा एक एनालिसिस बताया है, चाहे पॉलिसी मैटर हो, किस प्रकार से पॉलिसी मैटर को बीएसटीसी ने खारिज करने की कोशिश की कि पॉलिसी मैटर ही नहीं है, और उनके जो आर्गुमेंट थे वो अपने ही आर्गुमेंट पर किस प्रकार से बदल गए, और किस प्रकार से उस हायर क्वालिफिकेशन क्वालिटी 30 मई का लेटर का जो सब्जेक्ट
केवीएस जो लेटर लिखती है उसका सब्जेक्ट, जो 12 अप्रैल को लेटर लिखती है सब्जेक्ट, उसमें हायर क्वालिफिकेशन, शॉर्टेज की संख्या, एडिशनल क्वालिफिकेशन, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी पॉइंट को खारिज करवाया है। कोशिश की है खारिज करवाने की हमने पूरे एकदम, और कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां भी आ रही थी। अब ये सभी तथ्यों को देखने के बाद मुझे ये लगता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब, फैसला नहीं दे रहा, कि बीएसटीसी डीएलएड का पक्ष मजबूत है, एरोरिन को न्याय मिलेगा। और पेडागोजी पर, टीचिंग मेथड पर भी बात हुई। अब मुझे बताइए कि बीएसटीसी तरफ से कौन सा आर्गुमेंट लूज रहेगा। प्रोसेस पर हमने बता दिया कि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी गठित नहीं की एनसीटी ने, एनसीटी के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एनसीटी का अधिकार था, भारत सरकार ने किसी से चर्चा नहीं करी, एनसीटी ने किसी से चर्चा नहीं करी, उसके बाद कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं, बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तमाम आर्गुमेंट पर लेकर के, पेडागोजी को लेकर के, ब्रिज कोर्स की संस्था नहीं है, कहीं पर भी करवाया नहीं गया, तमाम आर्गु, संख्या कितनी है, तमाम चीज़ों को लेकर के हमने बोल दिया। और मैं बोल रहा था कि वीडियो में जिन बातों पर मैं चर्चा कर रहा था, आज उन्हीं बातों पर चर्चा हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया हो या तमाम जो धाराएं या सेक्शन। तो कपिल सिब्बल जी को समिति के पास जब डिसीजन ले रही थी शाम को 4 बजे, बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि यदि आज उतार दिया और कल की डेट दे दी, उनका अपीयरेंस का चार्ज लग गया, तो कल कैसे उतारेंगे। आज नहीं सुना तो, क्योंकि वो सुनने से तो उनका ही इनकार कर दिया। आपने देखा रिजल्ट की, उनका ही नहीं सुना। और दूसरे दिन बाद में मीनाक्षी अरोड़ा जी, कपिल सिब्बल जी, उन दोनों का चार्ज देना पड़ता था ही नहीं, फंड कपिल सिब्बल जी का ही नहीं था, उस दिन का हुआ है। और उसके बाद कोर्ट दूसरे दिन सुनने के बाद कह देती रिटर्न आर्गुमेंट और दो, उसके बाद रिटर्न आर्गुमेंट का चार्ज कहां से लेते। सवाल तो कई लोग गंभीर कर रहे हैं। अभी आपके रिटर्न आर्गुमेंट मीनाक्षी अरोड़ा जी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी जी दोनों से सेटल करके, ब्रीफिंग करके, चर्चा करके, सभी पहलुओं पर और सभी तथ्यों पर सबमिट किया जाएगा। चाहे वो लास्ट में कुछ भी बात, चाहे झूठ बोल के गए या कुछ भी बोल के गए, जो भी रखे गए, उन सभी बातों का जवाब दिया जाएगा और सभी रिकॉर्ड रखे जाएंगे। जब सत्य रखा गया तब बीएड की तरफ से वकील बहुत हड़बड़ा गए थे, वो सिब्बल जी ने रखा उस समय, और जब खुद लास्ट टाइम रख रहे थे कि ये ऐसे ऐड नहीं होता है, लेकिन वो तो एफिडेविट के तौर पर हमें सबमिट, एफिडेविट बना हुआ था, हम कल पेश करने वाले थे, बट वो पेश एक राइट टाइम पर पेश करना होता है। जब मीनाक्षी जी ने 5 मिनट का समय मांगा था ना, उस समय वही रखते हम, लेकिन 5 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट का भी नहीं दिया। तब रिटर्न में देंगे, रिटर्न में और अच्छा है, अच्छे से रिकॉर्ड में लिख करके देंगे। लेकिन आपने 3 दिन के प्रोसीजर में देखा होगा, कोर्ट के सामने पूरा एक नजरिया सामने आ गया कि कानून कैसे बना, किस प्रोसेस से बना, पूरा एक पिक्चर कोर्ट के सामने भी है। और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप एक बार पुनः सुनवाई मेरे पीछे 10, 11, 12 की आप सुन लेना चैनल पर, और उन कुछ पॉइंट को देखना, क्रॉस क्वेश्चन देखना, डायरी में नोटिंग देखना। और एक भी पॉइंट मुझे नहीं लगता कि बीएसटीसी तरफ से वहां बोला नहीं गया। ऐसे सुनवाई एंड नहीं होती है, ये मैं कोर्ट का से भी मानता हूं प्रोसीजर, कि एक बार अपन ने सभी वापस दे देते, वापस पटवालिया जी कहते हैं इनकी बातों का वापस मुझे रिप्लाई देना है, उसके बाद अपन वापस कहते हैं कि हमको वापस देना है। तो ऐसे प्रोसीजर एंड नहीं होता, कोर्ट को बाद में प्रोसीजर एंड करना होता। अब लास्ट में कई लोग बोल रहे हैं कि पटवालिया जी से उस दिन ज़्यादा सवाल नहीं हुए थे, जो 4 बजे सवाल हुआ, जो टिप्पणी हुई वो तो मैंने बताई। अब संवैधानिक पीठ चलती है, जब सुनवाई कंप्लीट होती है तब आप देख लेना कि कोर्ट लास्ट में रिएक्शन क्या करती है। लगभग कंप्लीट करने पर वो ठीक है, कंप्लीट पर आती है तो वो आर्ग्यू करना छोड़ देती है कि इसको अब कंप्लीट होने दो, नहीं टाइम और जा रहा है। मैंने सिब्बल जी क्यों नहीं उतारा मैंने पूरा बता दिया है, समय ही नहीं था, किसी को पता नहीं था। और यदि आज उतार के ले आते उस दिन 12 जनवरी को, पूरे दिन बैठे रह जाते, बोलने नहीं दिया जाता।
सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा बीच में इंटरवीन नहीं करने दिया जाता, जो बोलेगा वो अपना पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से बोलेगा, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। पटवालिया जी ये बात बारी ही नहीं आई किसी की, और पटवालिया जी को रिप्लाई जब भारत सरकार की, जो भारत सरकार को लीड करने वाले, जो पॉलिसी, जो अपना लेटर लिखने वाले मिनिस्ट्री, उसको 10 मिनट का समय नहीं दिया। कानून लड़ाई तो MHRD NCT वर्सेस BSTC की थी। तो इन सभी चीज़ों पर मैंने चर्चा करी है। मैंने एक जो टिप्पणी हुई, जो कमेंट हुए, जो सवाल हुए, उन बातों पर बताया है, आप सभी समझ सकते हैं। मेरे ओपिनियन है, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, क्योंकि विपक्ष कहेंगे कि एक आ गया अंतर्राष्ट्रीय में फैसला सुनाने। फैसला नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कब आएगा वो फैसला, कब सुनाएगी वो सुप्रीम कोर्ट। बट शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा या फॉर्म भरने पर कोई भी ऐसी रोक नहीं लगाई है, ना उनको कोई फॉर्म भरने के आदेश दिए, ना कोई स्टे दिया है। अब फैसला कितने दिन में आता है, क्या होता है, वो कोर्ट पर डिपेंड है। राजस्थान सरकार के AAG ने कुछ आर्गुमेंट क्या है कि थोड़े अलग वे में कर दिए थे, तब कोर्ट ने उनसे ज़्यादा सवाल किए थे। उसके बाद दूसरे दिन मीनाक्षी जी मैडम ने उनको थोड़ा राइट वे में सेट कर दिया था। तब सिंघवी जी आए भी थे बीच में, कोर्ट में बोल के भी गए थे कि हाँ मैं इस 23(2) पर बात कर रहा था, इस पर नहीं, वो करेक्ट हो गए थे। कोर्ट ने कहा था कि मीनाक्षी जी और सिंघवी जी के आर्गुमेंट आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। मैंने इंडिपेंडेंट एक नज़रिया बताया, कोई कुछ भी बोले हम जीत रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने लास्ट में वो कर दिया, ये कर दिया। देखिए उनकी, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ। लोग बोलने वाले ऐसे ही बोलेंगे, फैसला आएगा तब भी बोलेंगे। मैं वैसे हाईकोर्ट के समय भी फैसला सुरक्षित हुआ था, तब नहीं इतना बोला था। ज़्यादा ही सवाल आए, ज़्यादा ही बोले, तब मैं बोला। जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी उस समय भी, जब लास्ट टाइम था, उस लास्ट दिन मीनाक्षी अरोड़ा जी ने आर्गूमेंट नहीं किए थे। आर्गूमेंट कंप्लीट करवाने बाद लास्ट दिन उन्होंने नहीं किए थे, अमित अग्रवाल जी नहीं किए थे सुप्रीम कोर्ट से, ये आ रहे हैं। और कपिल सिब्बल जी को क्रॉस आर्गूमेंट के लिए रख रहे थे, उन्होंने अपना आर्गूमेंट तो कंप्लीट कर ही दिया था। क्रॉस आर्गूमेंट, जब क्रॉस आर्गूमेंट सुने ही नहीं तो किसको पकड़ के सुना दे। देखिए ना, आप बीएड वाले खुश हो रहे होंगे कि अच्छा इनको समय नहीं, अरे समय भारत सरकार को एनसीटी को नहीं दिया। तो ये चीजें हैं। तो सभी अपना अपना तथ्य, अपने बातें अपने मजबूत तरीके से रखें, और बाकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। रखिए, रिटर्न सबमिशन दें, हर बात को उनका रिटर्न में दिया जाएगा, और रिटर्न में जो जाएगा वो बहुत अच्छे से मजबूती से जाएगा। कपिल सिब्बल जी से पूरी ब्रीफिंग कंसल्ट होकर के रिटर्न में आर्गूमेंट जाएगा। कपिल सिब्बल जी के नाम से जाएगा, मीनाक्षी अरोड़ा जी के नाम से जाएगा। तो डोंट वरी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और कोई ऐसा शब्द बोला गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मैंने मेरा ओपिनियन रखा है, मैं कोर्ट को कोई क्रिटिसाइज या कोर्ट पर कोई आरोप या जजों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। वो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से सुना और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी पक्षों को सुना, और उनके पास पावर है, उस पावर का यूज किया, वो भी बहुत अच्छा था। और बाकी एक एनालिसिस, मेरा ओपिनियन था कि कौन किसका पक्ष क्या मजबूत है। और लड़ाई बीएड से नहीं, बीएड लड़ाई MHRD और NCT से हमारी। Whatever central government helps us to do, we do that. We shall be this is not a bill for all the judges to get up and say anything. So, just give me 2 minutes more and I'm finishing. Just see page 145. 145 of the paper book. My lords, may then keep it tomorrow because my learned friend has Just hold on. We have to rebut some of them. No, they will never. No, then they will rebut. Their rebuttal will never finish. Yes. Tomorrow, if this is just a request, I can even this set can be
finishing of the board. See, if you continue like this, we will release his daughter. You are going to We are 9 Don't do this. Let him finish. My loss is Please, madam, just a minute. You finish, Mr. Patwalia, then please. Finish whatever you are. All right. Just kindly see now page 146. Yeah. Now, what I want to point out here is para 3 at the top. This is the 28th May meeting. साथियों आखिरी सेशन चल रहा है, कुछ 5 से 10 मिनट और चलेगा। सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को जोड़ दीजिए तुरंत तत्काल। Meeting held today. Your Lordship has that 28th May, chaired by the HRM, the minister, attended by the special secretary, the chairperson of NCT, member secretary of NCT, joint secretary KVS commissioner. KVS commissioner raised the post of primary teachers, raised the issue of, now this is very important, KVS commissioner raised the issue of insufficient number of candidates applying for the post of primary teacher and candidate applying from few states across the country. It was informed, please mark this line, by member secretary NCT that approximately 7.5 lakh seats are available for DED across the country, out of which 50% are filled. However, TET pass DED candidates would be much less as the result of TET varies from 6 to 16%. This makes availability of eligible DET candidate much less than the desired. What does it mean? However, the GT pass candidate will be much less. They have to pass TET to be appointed. Now, out of the total number of candidates who have DET, experience has shown only 6 to 16% can pass. So 84% to 94% of them don't even pass. Now, it is said with a flourish by all counsel by reading one line of in the Rajasthan judgment. So there were 3.5 lakh people available. Even the B.Ed qualified has to pass this. Correct. So those are available. We don't have any data before us that the B.Ed candidate 100% pass. No, when the B.Ed candidates coming, the number becomes What passes to fail? there are far more people available. Now on vacancies, it was said with a flourish that please read this one line in Rajasthan. There were 3 lakh candidates available against 30,000 vacancies. Now what happens? When the post is advertised, the same group of people apply in all the states. Then the same 3.5 lakh going from state to state. Now the best proof of the pudding is in its eating. Please have one page of one IA which I have filed. We make a rough calculation. In Rajasthan, they say more than 3 lakh diploma candidates are available and the posts are 90,000. Correct. Even if we take it 6%, Correct. then 6% will be going to be more than 90,000. Just Roughly 90,000. Just have IA 61541. After the selection process is over, the Rajasthan government finds that there are candidates not available for almost all posts. Now kindly see page 7 of this